हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग ने अपना डिमांड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो हम बात करते हैं कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि डिमांड क्या होता है। तुम्हारा डिमांड क्या होता था? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आज हम बात करने वाले कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, तो इलास्टिक का बेसिकली हम मतलब है, हम समझते हैं कि भाई इलास्टिक क्या होता है। खिंचाव की कोई चीज में अगर हम फोर्स कर रहे हैं तो कितना स्ट्रेच हो रहा है, कितना वो खिंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम यही स्टडी करने वाले हैं। तो ये हम कैसे स्टडी करेंगे? यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे कि जो आपके डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड थे, जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना। तो इनमें चेंज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस अगर 10 रुपए बढ़ गया तो उससे डिमांड कितनी डिक्रीज हुई है। ठीक है, कि भाई पहले 10 यूनिट क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब हम सिर्फ 4 यूनिट कर रहे हैं। तो ये जो आपका चेंज है कि भाई प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, या इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा, तो इसी को हम बेसिकली बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए तो देखिए, इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटरमिनेंट। मींस कि भाई क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है कि ठीक है, कितना डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, किससे? कि भाई किसी भी फैक्टर में चेंज होने से। क्लियर? जैसे कि वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो सकता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इट मींस इनमें चेंज होने से, जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनमें चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, तो सिंपली अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप्स का है। ठीक है, जो मेजर टाइप्स में आपको 3 हैं जो हम स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नेम से ही क्लियर है, प्राइस इलास्टिसिटी इट मींस कमोडिटी के ओन प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आएगा उसको हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मींस कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल सा मतलब है कि भाई रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने से कितना चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में किसी कमोडिटी की, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है ना भाई? रिलेटेड गुड्स हम पहले स्टडी कर चुके हैं। रिलेटेड गुड्स हमारे कौन कौन से गुड्स होते हैं? एक तो कॉम्प्लीमेंट्री और एक सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन जो हम साथ में कंज्यूम करते हैं, रिलेटेड जो हम किसी दूसरे गुड्स की प्लेस पर कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमारे टाइप्स हो गए। तो अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारा प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसी से आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसकी आपकी थ्योरी भी पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको हम डीपली स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। चलो भाई, तो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। प्राइस इलास्टिसिटी मींस और मेजर the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity in response to a change in its price। means कि भाई कमोडिटी के ओन प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम इसको और कंसाइजली बोलें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। भाई क्या है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है रेशियो किसका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो इसको हम कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सिंपली हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला, इसको हम आगे चल के अभी जब न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे तो मेथड में स्टडी करेंगे डिटेल में कि इसको हमें कैसे अप्लाई करना है। अभी सिंपली आप मीनिंग में इतना समझ लीजिए कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई मीनिंग की बात, ठीक है, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। अब हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्लासिफिकेशन की, ठीक है, कि भाई इसको किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सिंपली हम इसको डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। तो बेसिकली आपका 5 टाइप्स की डिग्री होती है यहां पर। फर्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। सेकंड इज लेस इलास्टिक, इसको हम इनइलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं लेस देन 1 से। थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिक, जिसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे इक्वल टू 1 से। फोर्थ इज मोर इलास्टिक और सिंपली कॉल्ड इलास्टिक डिमांड, जिसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 1 से। एंड लास्ट वन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं इनफिनाइट से, ठीक है। तो चलिए भाई 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करते हैं, होते क्या है डिग्रीज। चलो देखो, तो फर्स्ट है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब कि भाई आपका यहां पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। देयर इज नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। मींस कि भाई प्राइस चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उससे कमोडिटी की डिमांड पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। दैट इज कॉल्ड सिंपली परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसलिए इसको हम किससे रिफ्लेक्ट करते हैं, 0 से, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कैसे गुड्स के केस में होता है, बेसिकली ये नेसेसिटी गुड्स के केस में होता है। जो नेसेसिटी गुड्स हैं, जो भाई हमें चाहिए ही चाहिए सर्वाइवल के लिए, तो उनका प्राइस कम हो या ज्यादा हो, उससे उनकी डिमांड पर कोई चेंज नहीं होता है। सिंपली दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं भाई। चलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, चलो तो ये हो गया हमारा सपोज करो प्राइस, एंड ये हो गया आपका क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पर सिंपली क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस कुछ भी हो, प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो, बट उसकी वजह से आपका क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसे सपोज करो भाई प्राइस ये था पहले P, तब हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे Q, ठीक है। अब प्राइस क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, P से P1 हो गया, तब भी हम क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रहे हैं, तब भी हम क्वांटिटी डिमांड हमारी Q ही कर रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। प्राइस जब कम था तब भी डिमांड वही थी, प्राइस ज्यादा हो गया तब भी डिमांड वही है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपली परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहां पर भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होगी, 0 के। हमारा क्या हो गया, डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपका इस टाइप का ग्राफ बनेगा, मींस यहां पर एक आपकी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जाएगी क्वांटिटी की। क्यों, क्योंकि यहां पर प्राइस आपका कुछ भी हो, प्राइस इंक्रीज हो जाए, सपोज करो डिक्रीज भी हो गया भाई P से P2, तो भी आपकी डिमांड कांस्टेंट रहेगी। दैट इज कॉल्ड सिंपली परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन इलास्टिक डिमांड। तो इन इलास्टिक डिमांड जिसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं लेस देन 1 से। तो भाई इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इसको समझते हैं। जब आपका प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में जो चेंज होता है वो कम होता है, चेंज तो होगा बट कम होगा। जैसे सपोज करो किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया 50%, ठीक है, बट उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांड है वो सिर्फ सपोज करो 20% ही डिक्रीज हुई। दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस में जितना चेंज होगा उससे कम चेंज होगा आपका क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है। इसको देखो भाई हम ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहां पर क्या होगा, सपोज पहले प्राइस था 10 रुपीज, ठीक है,
और आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, सपोज करो 5 यूनिट्स की, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, एंड हमने लिया प्राइस। ठीक है, तो जब हमारा प्राइस 10 था तब हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे कितनी, 5 यूनिट्स की। अब हुआ क्या, प्राइस आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, 10 से सीधा हो गया 20 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, प्राइस आपका हो गया सपोज करो 20। तो अब यहां पर क्या हुआ, जो आपकी क्वांटिटी डिमांड है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आया। सपोज करो भाई जब 10 था, क्वांटिटी डिमांड आपकी 5 थी, जब प्राइस 20 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड हो गई आपकी 4। मींस माइनर चेंज आया भाई, 5 से 4 हुआ है, 10 से 20 मींस जस्ट डबल हो गया, बट इतना यहां पर रिडक्शन नहीं आया है। तो सिंपली हम देख सकते हैं यहां पर जो प्राइस में चेंज है उसका गैप ज्यादा है, एंड जो क्वांटिटी डिमांड में भाई गैप है वो कम है। तो सिंपली दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड, ये हमारा हो गया यहां पर डिमांड कर्व। ठीक है, कि जब प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम होता है, दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड। इसको हम रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं भाई, लेस देन 1 से। ठीक है, so it means percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price. This case demand curve will be downward sloping but steeper than unitary elastic. अभी आगे पढ़ेंगे हम unitary elastic क्या होता है, ये कैसे उसके केस में होता है, जैसे फूड हो गया, आपका फ्यूल हो गया। यहां पर क्या होता है, जब इनका भाई प्राइस थोड़ा सा भी मतलब बहुत ज्यादा चेंज होता है तब भी आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आता, चेंज आता है बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट केस करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। तो यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, जब हमारा जो प्राइस में चेंज है और उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज है दोनों ही इक्वल, जैसे सपोज करो 50% प्राइस बढ़ गया किसी कमोडिटी का, उसकी वजह से उस कमोडिटी की 50% डिमांड कम हो गई, सिंपली दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जब प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं इक्वल टू 1 से। यहां पर क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। देखो इसको ग्राफ से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0। ठीक है, सपोज करो भाई प्राइस पहले था 5, तब आप डिमांड कर रहे थे 4 यूनिट्स की। ठीक है, आपका क्वांटिटी डिमांडेड एंड हो गया आपका प्राइस। ठीक, अब क्या हुआ, प्राइस आपका सपोज करो 5 से 10 हो गया, प्राइस कितना हो गया 5 से 10, तो आपका जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी क्या हो गई 4 से 2 हो गई। अब देखो यहां पर इक्वल आपको डिफरेंस दिख रहा होगा प्राइस में भी और क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आया उसमें भी, ये हो गया आपका डिमांड कर्व। मींस यहां पर सेम प्रोपोर्शन में आपका चेंज हुआ, जितना जिस प्रोपोर्शन में आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है सेम उसी प्रोपोर्शन में आपकी क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज हुई है। क्लियर है ना, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कोई डाउट इसमें होना भी नहीं चाहिए भाई। इसमें क्या होता है, सेम रेट में चेंज होता है आपका क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाईली इलास्टिक, और सिंपली इसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रेटर देन 1 से। तो अब आपको समझ आ भी रहा होगा कि भाई ये क्या होगा, तो जब आपका प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में जो चेंज है वो ज्यादा हो रहा हो, जैसे सपोज करो प्राइस आपका इंक्रीज हुआ 50%, लेकिन 50% प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपकी डिमांड 80% रिड्यूस हो गई। मींस प्राइस में तो चेंज कितना हुआ 50% को, डिमांड में कितना चेंज आ गया 80%। दैट इज कॉल्ड इलास्टिक और हाईली इलास्टिक डिमांड, कि जब प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में चेंज ज्यादा हो रहा हो। ठीक है, सो it refers to the situation in which percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price। ठीक है, चलो भाई इसको देखते हैं बाय ग्राफ। आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया आपका प्राइस, यहाँ हो गया आपका क्वांटिटी डिमांडेड। चलिए भाई, तो यहां पर क्या होगा, सपोज करो ये हमारा प्राइस पहले था 5 और आप डिमांड कर रहे थे 10 यूनिट्स की। ठीक है, अब प्राइस क्या हुआ, प्राइस 5 से आपका इंक्रीज हो गया, 5 से सपोज करो 7 हो गया प्राइस आपका। ठीक है,
और आप क्वांटिटी डिमांड अब कितनी कर रहे हो, अब आप डिमांड कर रहे हो भाई सिर्फ 5 यूनिट्स की, ठीक है, ये हो गया आपका डिमांड कर। तो यहां पर देखो प्राइस में तो भाई चेंज कम आया है, बट क्वांटिटी डिमांड में चेंज क्या है, ज्यादा है। तो जब प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड हाईली इलास्टिक और सिंपली कॉल्ड इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो यहां पर हमें देख सकते हैं, इस गैप से हम ग्राफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहां पर भाई प्राइस में चेंज कम है और डिमांड में चेंज ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। इसको हम रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, ग्रेटर देन 1 से। क्लियर है ना। बेसिकली कैसे गुड्स के केस में होता है, लग्जरी के केस में, ठीक है, जहां पर लग्जरियस गुड्स होते हैं वहां पर होगा। क्यों, क्योंकि उनका प्राइस इंक्रीज होने से उनकी डिमांड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि नेसेसिटी चीजें तो है नहीं कि भाई खरीदना कंपलसरी है। प्राइस ज्यादा बढ़ा तो कंज्यूमर उसकी डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मींस कि प्राइस में माइनर चेंज होने से जब क्वांटिटी डिमांड इनफिनाइट तक चेंज हो जाए, हम कह सकते हैं कि भाई प्राइस आपका यहां पर कांस्टेंट रहेगा और क्वांटिटी डिमांड आपकी डिफरेंट रहेगी सेम प्राइस पर इनफिनाइट तक, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो इसका भाई कैसे बनेगा ग्राफ, चलो अंडरस्टैंड करते हैं इसको। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0, ये हो गया आपका प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो यहां पर क्या रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। सपोज ये पी प्राइस है आपका, अब क्या होगा, सेम प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड हो रही होगी। सेम प्राइस पर सपोज करो पहले क्यू क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, फिर Q1 डिमांड होने लगी है, ठीक है, फिर Q2 डिमांड होने लगी। मींस प्राइस यहां पर कांस्टेंट रहेगा और क्वांटिटी डिफरेंट इनफिनाइट तक हो सकती है, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एंड इसको हम कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इनफिनाइट के साइन से, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इनफिनाइट। So under this situation, it is assumed that infinite unit are demanded at a given price, but even if there is a slight increase in price, demand falls to 0। तो माना जाता है कि भाई अगर थोड़ा सा भी अगर प्राइस में इंक्रीज हो गया तो उससे डिमांड सीधे आपकी 0 हो सकती है। इट इज एन इमेजिनरी कंडीशन। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी कंडीशन है, बेसिकली ये रियलिटी में नहीं पाई जाती है। क्लियर है ना। तो ये हमारा भाई इसका डिमांड कर्व आ जाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में। क्लियर। तो ये बेसिकली हमारी 5 टाइप्स की डिग्रीज होती हैं प्राइस इलास्टिसिटी की, जो हमने यहां पर स्टडी की। देखो इसको हम इन शॉर्ट समझ सकते हैं इससे टेबल से। देखो तो जब आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है तो इसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से। एक कब होता है, जब आपका क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज एज चेंज इन प्राइस, की प्राइस में चेंज होने से जब क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक डिमांड जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम हो रहा हो इन कंपैरिजन टू प्राइस, इसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे लेस देन 1 से। यूनिटरी इलास्टिक इक्वल टू 1 होता है, यहां पर एग्जैक्टली सेम रेट से चेंज होता है प्राइस में, उसी रेट से चेंज होगा क्वांटिटी डिमांड में। इलास्टिक डिमांड रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेटर देन 1 से, यहां पर क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज बाय अ लार्जर परसेंटेज देन चेंज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस के कंपैरिजन में यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा परसेंट से चेंज हो रही होगी। परफेक्टली इलास्टिक इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इनफिनाइट के साइन से। So consumers are prepared to buy all they can get at some price, but none at all a slightly higher price, कि भाई सेम प्राइस पर डिफरेंट कमोडिटी कंज्यूमर बायर करने के लिए रेडी होता है, ठीक है, और माइनस चेंज होने से कंज्यूमर डिमांड को 0 भी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इन शॉर्ट आपकी 5 डिग्री हो गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने भी फैक्टर स्टडी किए थे हमारे डिमांड के, कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सेम ऐसे हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। चलो भाई, फर्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मींस अगर किसी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मींस उस कमोडिटी के प्रेस पर सपोज करो कंज्यूमर दूसरा गुड्स कंज्यूम कर सकता है, जैसे टी की जगह पर उसका सब्स्टिट्यूट हो गया कॉफी। तो जहां पर किसी गुड्स का क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो ऐसे गुड्स की डिमांड कैसी होगी भाई, इलास्टिक डिमांड होगी। कैसी होगी, इलास्टिक। क्यों, क्योंकि प्राइस में चेंज होने से
अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स पर। इट मींस जिस गुड्स की हम बात कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है ना। तो जहां पर भाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है वहां पर डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक। और अगर भाई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी गुड्स का तो उसकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक। क्यों, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल है नहीं, तो भाई हमें ना चाह के भी उस गुड्स को खरीदना पड़ता है, ज्यादा प्राइस पर भी और कम प्राइस पर भी। क्लियर। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द कमोडिटी। तो भाई कमोडिटी किस टाइप की, वो भी अफेक्ट करता है कि किस टाइप की इलास्टिसिटी होगी। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लाइकली टू बी लो फॉर नेसेसिटीज। अब मान लो भाई नेसेसिटी गुड्स लाइक आपका फूड, भाई ऐसे गुड्स में क्या होता है, खाना तो हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए, नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो प्राइस चाहे बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए कम हो, हम अपनी डिमांड को चेंज तो करेंगे बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है। एंड हाई फॉर लग्जरी, और जो लग्जरियस गुड्स होते हैं जैसे ज्वेलरी वगैरह, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, हाई होती है। क्यों, क्योंकि भाई नेसेसिटी नहीं है, प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम कर देंगे। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। तो भाई कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहा है किसी कमोडिटी कंजप्शन पर, ये भी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है। तो द प्रोडक्ट दैट टेक अप अ हाई परसेंटेज ऑफ इनकम मींस क्लॉथ विल हैव अ मोर इलास्टिक डिमांड एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे गुड्स जिन पर कंज्यूमर अपनी इनकम का लार्ज पोर्शन स्पेंड कर रहा है, तो ऐसे गुड्स के केस में क्या होगा, उनकी डिमांड इलास्टिक होगी। क्यों, क्योंकि भाई वो अपनी इनकम का लार्ज पोर्शन स्पेंड कर रहा है। अगर उनका प्राइस बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर उनका कंजप्शन कम करने लगेगा। ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। भाई किसी कमोडिटी की अगर बहुत ज्यादा यूजेस है, ठीक है, एन नंबर ऑफ यूजेस है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो इलास्टिसिटी होगी वो मोर इलास्टिक होगी। क्लियर। क्योंकि भाई यूजेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझना। जैसे हमने मिल्क की बात की थी, भाई डिफरेंट यूज है मिल्क की, तो जब मिल्क का प्राइस इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, उसके यूज फिर हम कम कर देंगे। जो नेसेसरी यूज है हम सिर्फ उसके लिए मिल्क का यूज करेंगे, बाकी की चीजों के लिए हम यूज नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, मिल्क की डिमांड कम हो जाएगी। इट मींस मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब ये होता है कि जब भाई प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में चेंज ज्यादा हो रहा हो। क्लियर। नेक्स्ट, टाइम फैक्टर। तो अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो भाई शॉर्ट टाइम पीरियड में कैसी होती है इलास्टिसिटी, लो होती है, एंड लॉन्ग पीरियड में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। ठीक है। चलिए भाई, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में आपका जो डिमांड है बहुत ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। अगर भाई कोई ऐसे गुड्स हैं जिनका कंजप्शन हम पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई जिनको हम जरूरी नहीं है कि अभी कंज्यूम करें, जिनका कंजप्शन हम बाद में भी इन फ्यूचर कर सकते हैं, तो ऐसे गुड्स के केस में क्या होगा, ऐसे गुड्स के केस में जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, लो होगी। ठीक है। लो क्यों होगी भाई, लेस इलास्टिक क्यों होगा, क्योंकि जब प्राइस ऐसे गुड्स का बढ़ेगा तो उनका कंजप्शन हम लोग क्या करेंगे, उनका कंजप्शन हम बाद में कर लेंगे। जरूरी नहीं कि भाई अभी कंज्यूम करें, जब उनका प्राइस कम होगा तब करेंगे। इट मींस प्राइस बढ़ेगा तो उनकी डिमांड क्या होगी, एट प्रेजेंट कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी उनको परचेज करना हमारे लिए कंपलसरी, जैसे फर्नीचर वगैरह जरूरी नहीं कि भाई आज ही परचेज करें, जब प्राइस कम हो जाएगा तब हम परचेज कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस रेंज। सो प्राइस रेंज क्या है प्रोडक्ट की, वो भी भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करती है। सो कमोडिटी टेंड्स टू इनइलास्टिक एट वेरी हाई एंड वेरी लो प्राइस, कि भाई अगर प्राइस किसी कमोडिटी का या तो बहुत ज्यादा हाई है या बहुत ज्यादा लो है, तो ऐसे कमोडिटी के केस में जो इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी, लो होगी। क्यों, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा जो हाई प्रोडक्ट होंगे इनको कौन परचेज करेगा, रिच क्लास परचेज करेगा। ठीक है। तो भाई इनका प्राइस अगर इंक्रीज भी हो गया तो भी उन्हें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर वही परचेज कर ही लेंगे, अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि रिच है। कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है परचेज कर ही लेंगे। बट अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बहुत ज्यादा लो है, इट मींस इसको पुअर पीपल या मिडिल क्लास ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो क्योंकि प्राइस ऑलरेडी लो है, ठीक है, और लो हो जाएगा तो भी ज्यादा भाई अफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा, क्लियर है, अगर इनका प्राइस बढ़ेगा भी तो भी भाई क्या होगा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसका कंज्यूमर ग्रुप बड़ा होता है। क्लियर है ना। तो प्राइस रेंज भी अफेक्ट करेगा कि भाई जो
लो प्राइस रेंज के गुड्स है उनकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी, और बहुत ज्यादा हाई रेंज के प्रोडक्ट है तो उनकी डिमांड भी इनइलास्टिक होगी। क्लियर? एंड इलास्टिक विद इन द मॉडरेट रेंज ऑफ प्राइस। और अगर भाई कोई कमोडिटी या गुड्स ऐसे जिनका प्राइस रेंज कैसा मॉडरेट है, तो मॉडरेट वाले गुड्स और प्राइस रेंज के केस में क्या होगा, जो इलास्टिसिटी है वो मोर इलास्टिक होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे गुड्स में क्या होता है, इनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने से या कम होने से इनकी डिमांड पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अगर भाई कंज्यूमर किसी गुड्स का हैबिचुअल है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज होने से उसकी डिमांड में कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो भाई एक कंज्यूमर की इनकम कितनी है वो भी अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी को। सो नॉर्मली रिच कंज्यूमर हैव इनइलास्टिक डिमांड। अगर भाई जो रिच कंज्यूमर जिनके पास बहुत ज्यादा इनकम, बहुत ज्यादा पैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि प्राइस में इंक्रीज होने से जो वो डिमांड कर रहे हैं क्वांटिटी की, उस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो ज्यादा प्राइस पे भी अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इनकम सफिशिएंट है। कोई डाउट है भाई फैक्टर्स में? सारे क्लियर हो गए होंगे। चलो भाई, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी हमारे जो मेथड्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के उनको स्टडी करेंगे, और बाकी जो आपके टाइप्स हैं इलास्टिसिटी के उनको स्टडी करेंगे।